नमस्कार, मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ संस्थापक मधेसवादी नेता एवं हिन्दी भाषा अभियानी रमन पाण्डे। उहाँ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय नेता समेत हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद धन्यवाद सम्पादक। हजुर, जसरी कि नागरिकता विधेयक संसदबाट दुईचोटि पास भएर पारित भएर राष्ट्रपति कार्यालय पुग्यो। एकचोटिमा राष्ट्रपति कार्यालयले सन्देशसहित पठाउनु भयो। फेरि दुईटी सदनबाट पारित भएर गयो। तर यो राष्ट्रपतिज्यूले प्रमाणीकरण गर्नु भएन। समय सक्यो प्रमाणीकरणको भनेपछि विधेयक अब त्यतिकै टाइम आउट भयो उसको। तपाईँ अब खास गरी नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भनेर नागरिकता विहीन सङ्घर्ष समितिको आन्दोलनमा पनि सहभागिता जनाउनु भयो। त्यहाँ पनि तपाईँले चर्को रूपमा आफ्नो भाषण गर्नुभएको थियो, आन्दोलनको चेतावनी दिनुभएको थियो। अहिले अब प्रमाणीकरण भएको छैन, के भन्नुहुन्छ यसमा? संपादक महोदय, राष्ट्रपति भी इस देश में है क्या? इस देश में यह तो जिस तरह से लाखों लोग नागरिकता के बिना स्टेटलेस की जिंदगी जी रहे हैं, नेपाल राष्ट्र भी राष्ट्रपति विहीन हो चुका है, संविधान विहीन हो चुका है। विद्या देवी कहने से होगा मेरे शब्द में। राष्ट्रपति महोदय का सवाल अब कहाँ पैदा होता है? इस देश में राष्ट्रपति है नहीं, इतना कह सकते हैं हम लोग। ए माले की नेत्री विद्या देवी, 5 दलीय गठबंधन की मिली भगत से बाहरी राष्ट्रता की नेतृत्व कर रही नेत्री विद्या देवी। अलग ढंग का बात मैंने आपसे किया, 5 दल का बात भी मैं यहाँ निवेदन करूँ, इसको प्रमाणित करूँगा। सबों की मिली भगत है साहब। इस देश के अंदर में लाख लोगों को स्टेटलेस बना के रखा जाए, नागरिकता विहीन बना के रखा जाए। इसके भीतर जो अंतर वस्तु आप देखेंगे ना, सभी एक हैं। सतही तौर पे भले ही अभी लग रहा हो, सूक्ष्म विश्लेषण जब आप करेंगे, चूंकि हम लोग जानते हैं ना साहब, विगत 33 वर्षों से हम लोग नागरिकता विहीनों को सुलभ तरीके से, जो वास्तविक नागरिक हैं उनको नागरिकता मिले, इसके लिए हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं। इस मर्म को समझते हैं, इस विषय को जानते हैं, तो आप पाएंगे कि राष्ट्रपति महोदया ने तो 2 बार, एक बार सदन से गया, क्या जरूरत थी उनको फिरता करने का? सदन से ऊपर थोड़े ही ना है। यहाँ पे सार्वभौम सत्ता संपन्न सदन जब उनको दिया, तो आप किसी पार्टी की व्यक्ति के रूप में किसी के इशारे पे आप फिरता कर देते। चलिए फिरता कर दिए। आपको यह यदि नहीं महसूस हुआ कि इस राष्ट्र के अभिभावक हैं, किसी खास वर्ग समुदाय का अभिभावक हैं, तो चलिए आपने फिरता कर दिया। आप एक ही वर्ग समुदाय का अभिभावक रखिए, कोई दिक्कत नहीं रही। चलिए फिरता किया। जब आपने फिरता किया तो सदन, दोनों सदन से पारित करके पुनः आपको भेज दिया। 15 रोज तक लोग इंतजार करते रहे, नागरिकता विहीन इंतजार करता रहा कि अभिभावक के रूप में आप उसको सदर करेंगी, पास करेंगी, आईन बनेगा, कानून बनेगा, नागरिकता सब सुलभ होगा। आप नहीं करती हैं। 4 गत्ते के 12 बजे 11:59 तक टकटकी लगा के लोग इंतजार करते हैं, यह पास नहीं होता है। यह एक पक्ष। अब दूसरे पक्ष की आप बात कीजिए। इस देश में जो 5 दलीय सत्ता गठबंधन है, इनकी नियति यदि ठीक थी, तो मैं आज प्रश्न करता हूं इस सत्ताधारियों से, गठबंधन के नेताओं से, जो अभी राज्य सत्ता के संचालक हैं, कि आपकी नियत यदि सही थी, आपको पता था कि विद्या देवी इस पर सिग्नेचर नहीं करने वाली है, तो आपने आसीन 1 गते सदन के खात्मे का समय क्यों रखा? यह प्रश्न है। आप आसीन 10 गते रखे होते, आप आसीन 15 गते रखे होते, आप आसीन 20 गते रखे होते, आप आसीन 1 गते, चूंकि आपको पता था कि आसीन 4 गते इसकी डेडलाइन है। तो क्या मधेसी इस देश में फुटबॉल है? नागरिकता विहीन फुटबॉल है? एक पोल पर 5 दलीय गठबंधन और दूसरे पोल पर राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी या केपी शर्मा ओली,
दोनों पोल का नेतृत्व इस देश का पहाड़ी राष्ट्रीयता कर रहा है। और इस देश के अंदर में मधेसी राष्ट्रीयता वालों को या नागरिकता विहीनों को जो अधिकार, सम्मान, पहचान, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है, उसको फुटबॉल के तरह गेंद बना के दोनों पोल पर, एक तरफ 5 दलीय सत्ता गठबंधन तो दूसरी तरफ यह एमाले की कार्यकर्ता विद्या भंडारी। राष्ट्रपति तो कहने के योग्य ही नहीं है, फुटबॉल बनाए हुए है साहब। तो आप बताएं जरा कि नियत यदि सही होता तो क्या आसीन एक गत्ते सदन का अंतिम दिन का घोषणा होता? यह प्रश्न है। आज इसका विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे तो पुतला तो राष्ट्रपति का जले ही जले। यह तो नालायक और नाजायज काम किया ही है इस देश के अंदर में। यह लाल आतंकवादी राष्ट्रपति, केपी ओली का कार्यकर्ता राष्ट्रपति, इसने तो नाजायज काम किया। लेकिन 5 दलीय सत्ता गठबंधन जिसने जानबूझ कर आसीन एक गत्ते का समय चुना, यद्यपि 4 गत्ते का समय उस विधेयक को पास होने का अंतिम डेडलाइन था, उसी वक्त शंका हुआ था हमारे जैसे एक सती मधेशवादी सिपाही को कि इसके अंदर में कुछ अलग खिचड़ी पक रही है, और वह खिचड़ी साबित हो गया। यदि 10 गत्ते का समय रखा रहता है ये लोग, तो आज आपको मौका था ना, हाउस चलता रहता ना। इतना ही पर नहीं रुके, बहुत यहाँ तो पाएंगे आप कि बहुत बड़ी बड़ी षड्यंत्र छुपा हुआ है इसके अंदर। राम सुकुल जी, बहुत बड़ी बड़ी षड्यंत्र छुपी हुई है। इसका तार यदि आप जोड़ेंगे तो आपको पुनः मैं साबित करूं, कोई यहाँ इस देश के अंदर में कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रा, राजवादी कोई नहीं चाहता है नागरिकता विहीन को नागरिकता मिले, स्टेटलेस बना के रखना चाहता है। सब आपस में सहमति में है, सब सहमति से चलते हैं। इसका मैं प्रमाण दूं आपको। यही अध्यादेश जब विद्या देवी भंडारी पास की थी, केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्री के समय में जब पास की थी तो तुरंत न पास कर दी थी, और वह जो पास हुआ था और सर्वोच्च अदालत में इस पर रीट निवेदन पड़ा, और उस रीट निवेदन के आधार पर इस नागरिकता विधेयक को खारिज कर दिया गया। तो एक बार वह सही था, केपी ओली जब भेजे राष्ट्रपति के पास तो उसको पास करती है। और रीट निवेदक कौन बनता है? तो मैं आपको आज नाम बताता हूं, प्रमाण देता हूं। एक द्रोण बहादुर कार्की करके हैं इस देश के अंदर में, द्रोण बहादुर कार्की इस पर निवेदन देते हैं आपको सर्वोच्च अदालत में, और सर्वोच्च अदालत का न्यायाधीश जो अभी जिन पे आप देखेंगे उनके इशारा पर यह रीट निवेदन आपको खारिज हो जाता है। ईराना जी के इशारा पर, प्रधान न्यायाधीश जी के इशारा पर, जिन पर अभी महाभियोग की बात, तो इनके इशारा पर, चोलेंद्र शमशेर जी के इशारा पर खारिज हो जाता है। तो आप इसमें जरा देखिए तो चोलेंद्र शमशेर खाटी कांग्रेस समर्थक आदमी, उनके इशारा पर रीट का उस वक्त में अध्यादेश, नागरिकता अध्यादेश का खारिज होना। द्रोण जो आपको बताया, द्रोण कार्की खाटी माओवादी का आदमी, और वह रीट निवेदक बन जाते हैं जो कि नागरिकता विहीनों को नागरिकता नहीं मिले, और उसका पुरस्कार उनको माओवादी दिया था। हम आम जनता को यह बताना चाहते हैं, आम लोगों को, वह पुरस्कार यह हुआ कि कुछ ही दिनों के उनको आप पाएंगे कि द्रोण बहादुर कार्की माओवादी के कोटे से प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष नियुक्त होते हैं, सभापति नियुक्त होते हैं। तो जब एमाले अध्यादेश लाती है तो माओवादी रीट निवेदक बनता है, कांग्रेस सहयोगी बनता है, प्रधान न्यायाधीश मदद करते हैं, नागरिकता नहीं मिले। जब एमाले कांग्रेस लगायत की गठबंधन विधायक लाती है तो एमाले सामने आ जाता है, नागरिकता नहीं मिले। तो साबित होता है ना कि ये सभी एक है, आपस में ये लोग चचेरे मौसेरे फुफेरे ममेरे भाई हैं। तो मैं इतना ही निवेदन करूं, जो कि स्टेटलेस बनाने का अधिकार किसी को नहीं था। निश्चित रूप से आज देखिए महीना से मैती घर मंडला में आंदोलन चल रहा है, मैं वहां जाके घंटा का घंटा धरना पर बैठा हूं, स्टेटमेंट दिया हूं। क्या हो रहा है इस देश के अंदर में? क्यों इस देश को लोग बर्बाद करना चाहते हैं? क्यों स्टेटलेस बना के रखना चाहते हैं? क्यों किसी पार्टी का कार्यकर्ता बनते हैं? जनता के टैक्स से मौज मस्ती करने वाले लोग इस देश के अंदर में क्यों लोगों के एक तरह से आप देखिए तो सम्मान और स्वाभिमान से खिलवाड़ करते हैं? जिंदगी बर्बाद कर दिया आपने लाखों लाख युवकों का, कौन इसका भरपाई देगा?
कौन उन लोगों को, हम तो कहते हैं राज्य को क्षतिपूर्ति देना चाहिए साहब। आज आप नागरिकता दे के भी क्या करेंगे? नागरिकता के साथ क्षतिपूर्ति का मांग करता हूं। वर्षों वर्ष से जो आपने नागरिकता विहीन रखा है उसको क्षतिपूर्ति मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? माओवादी के कैंटोनमेंट में माओवादी का जो कार्यकर्ता बने उसको क्षतिपूर्ति मिले घर जाने के लिए, और जो नागरिकता विहीन बन के सड़क पर मेडिकल इंजीनियरिंग करके पढ़ाई लिखाई करके या जो गरीब मजदूर अपना मजदूरी करने से वंचित हुआ उसको क्षतिपूर्ति क्यों नहीं मिले साहब? क्यों नहीं मिले? यह समस्या सिर्फ मधेश का ही समस्या नहीं है, पहाड़ का भी समस्या है। आप स्टेटलेस बना के रखिएगा साहब और आप उलझन में फंसाइएगा तो यह तो संविधान समाप्त हो गया इस देश में। यह नेपाल एक ऐसा अनोखा राष्ट्र है। आज के समय में 4 गते के बाद 4 गते 12 बजे रात के बाद नेपाल संविधान विहीन है। नेपाल में कोई कानून नहीं है, कोई संविधान नहीं है। राष्ट्रपति ने यहाँ के संविधान को, राष्ट्रपति ने ही संविधान जला दिया साहब। स्पष्ट रूप से देखें तो विद्या देवी राष्ट्रपति ने संविधान को जला दिया, तो जला दिया तो बाकी लोग माने या न माने मर्जी। उस संविधान के हिसाब से न न्यायालय चलना चाहिए, न प्रहरी चलना चाहिए, न प्रशासन चलना चाहिए। उस संविधान का कोई अर्थ है, कोई मतलब है? हम लोग तो विगत के दिनों से कहते हैं कि ये संविधान मधेश विरोधी है, जनजाति विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, थारू विरोधी है, महिला विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है। ये बेकाम का संविधान है। और यह संविधान जो हम लोग कहते आ रहे थे, जिसके लिए हम लोग 6 महीना तक मधेश विद्रोह, जन विद्रोह किया कि इस संविधान के खात्मे के लिए ये संविधान नस्लीय संविधान है, इस नस्लीय संविधान को समाप्त करो, यह आज साबित हो गई। और राष्ट्रपति ने खुद इसको एक नस्लीयता का जामा पहना के और इस संविधान को इस आसीन 4 गते को रात के 12 बजे इस देश की राष्ट्रपति ने उसको जला दिया। और जला देने के बाद अब इस देश में कोई कानून व्यवस्था नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई आईन नहीं है, कोई नियम नहीं है। इस देश में सब कुछ समाप्त हो चुका है और इस तरह की अवस्था है। एक बात मैं और निवेदन कर दूं, इसके अंतर्गत में बहुत तैयारी चल रही है अंदर में। अभी चुनाव है सामने, आप देखेंगे अभी चोलेंद्र शमशेर जी को न्यायालय प्रवेश करवाने का बाद आप पेपर पत्रिका में देखे होंगे कि उनको घर में उस दिन नजरबंद करके रखा गया था। सत्ता पक्ष चाह रही है कि न्यायालय नहीं जाए और राष्ट्रपति का इशारा है कि आप न्यायालय जाओ। संहिता पर खतरा आने वाला है साहब। संहिता को खात्मा करने की बात हो रही है इस देश के अंदर। आप देखते जाइए। मैं आपको एक अब इसको मनोगत ही समझे, लेकिन जो अवस्था है देश के अंदर में कि समय पर चुनाव का होने का अवस्था नहीं है। समय पर आपको प्रधान न्यायालय में एक रीट गया है, सर्वोच्च न्यायालय में, वहां आप पाएंगे कि ये प्रधान न्यायाधीश जब प्रवेश करेंगे तो तरह तरह का षड्यंत्र इस देश के अंदर में शुरू है और इस षड्यंत्र के संवाहक बनी है वर्तमान राष्ट्रपति वहां से। तो इसका हम लोगों को एज अ मधेशवादी राजनीतिक दल जो हम लोग हैं, अधिकार पहचान सम्मान के लिए जो हम लोग वर्षों से लड़ते आ रहे हैं, इसको हमें प्रस्थान बिंदु मानना चाहिए और इस संविधान के खारिजी के लिए हमें आगे आना चाहिए और इसको प्रस्थान बिंदु बना के, यह संविधान वास्तव में कोई काम का संविधान नहीं है। इसने हमें नागरिकता नहीं दिया, यह संविधान हमारे काम का नहीं है, पहचान नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, नौकरी नहीं दिया, सहभागिता नहीं दिया, न हमारी सहभागिता न्यायालय में है, न प्रहरी में है, न प्रशासन में है। तो इस संविधान को समाप्त करने की दिशा में हमें तमाम मधेशवादी पार्टी, मैं कहता हूं हमारी पार्टी सिर्फ लोसपा ही नहीं, जितनी भी मधेशवादी राजनीतिक पार्टी है, जितने भी पहाड़ में पहाड़ी जनजाति के लिए काम कर रही पार्टी है और जो हम लोगों से एक दूसरे से जो हम लोगों का सहकार है, सभी लोगों को इसको प्रस्थान बिंदु बनाते हुए अंतिम संघर्ष की तैयारी करनी चाहिए इस देश में। किस्ता में संघर्ष करने से कुछ नहीं मिलेगा, छीन के ले लेना होगा। एक ऐसा क्रांति करना होगा इस देश के अंदर में जो हम लोगों को सीधा 53% मधेसी का अधिकार और 30% पहाड़ी जनजाति का अधिकार और हर एक तरह के राज्य के संचालन में हमारी सहभागिता के हिसाब का यहाँ संविधान निर्माण करना चाहिए। हमेशा हम कहते आ रहे हैं विगत 33 वर्षों से पार्टी के अंदर में, 33 वर्ष से मधेशवादी यात्रा कर रहा हूं साहब, कि सत्ता और संघर्ष 2 पृथक विषय है। जब हमारी संघर्ष कमजोर हुई है तो आप पाएंगे कि सत्ता का लॉलीपॉप हमको आकर्षित किया है। सत्ता को त्यागना होगा और संघर्ष को अपनाना होगा। सत्ता और संघर्ष दोनों पृथक और भिन्न विषय है। इसको त्यागते हुए अब अंतिम संघर्ष का बिगुल बजाना चाहिए और तैयारी करना चाहिए। नेताओं को आगे आना चाहिए, हम लोगों को आगे आना चाहिए, हम लोगों को शहादत देना चाहिए, हम लोगों को अधिकार छीनने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं निवेदन करूं कि अब सिर्फ हमारे
नागरिकता विहीन नागरिक भाई बंधु जिनके हम लोग संपूर्ण रूप से उनके साथ हैं, वही लोग स्टेटलेस नहीं है। यहाँ पे यह देश बिना संविधान का भी हो चुका है। बिना संविधान का यह देश है, बिना कानून का देश है। न यहाँ आईन है, न नियम है, न नियमावली है, न राष्ट्रपति की मर्यादा है, न सदन का मर्यादा है। शर्म आनी चाहिए यहाँ के सांसदों को, डूब मर जाना चाहिए यहाँ के सांसदों को, जो उन लोगों को जिनके कलम से बहुमत से पास करके गया है। ये इस देश के अंदर में सांसदों की भी मर्यादा नहीं है। लोकतंत्र खत्म हो चुकी, गणतंत्र खत्म हो चुका, अब बचा क्या साहब? हजुर, खास गरी तपाईँले जसरी अब यो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएन, संविधान समाप्त भयो, कसरी संविधान कहाँ समाप्त भयो? अहिले पनि संविधान खास गरी राष्ट्रपतिज्यूको जुन एउटा विज्ञप्ति आएको थियो, संविधानको रक्षकको रूपमा उहाँले भन्नुभएको छ। बड़ा भारी बात है भाई। अब समाप्त कैसे होता है? संविधान के धारा के हिसाब से, संविधान का धारा 113 जो है, 113 के हिसाब से वहाँ दोनों सदन से पास होके गया। एक बार 15 दिन रख के उसको लौटा दी, फिर दोबारा उस धारा के तहत उनके पास आया और उस संविधान को वो मानवे न की, उस संविधान के धारा को वो अपनाई नहीं, उस कानून का पालना नहीं की, तो संविधान समाप्त होता कैसे? संविधान तो समाप्त, टेक्निकली संविधान समाप्त हो चुका है। अब जबरदस्ती इस घर में हम बैठे हुए हैं अभी साहब, अभी मधेश मीडिया हाउस में। मधेश मीडिया हाउस यदि ये बालेन का नगर है, सुनिए आप, थोड़ा सुनिए आप, ये बालेन का नगर है। तो बालेन जी के ऑफिस के नक्शा के हिसाब से यदि मधेश मीडिया हाउस का बिल्डिंग है, तब तो आपका वैधानिक बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग आप ईंटा पत्थर जोड़ के बना लीजिए, तो घर है, रात में सो तो सकते हैं, लेकिन तब तक जब तक इसको बालेन का बुलडोजर ना तोड़े। तो कानून होता है ना साहब। तो राष्ट्रपति ही कानून को नहीं मानी तो संविधान अब है कहाँ? हजुर, तर संविधानमा जसरी लेखिएको छ कि दोस्रो पटक आएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ। बिल्कुल, तर त्यो गर्दैन भने के हुन्छ भने त्यो त भनेको छैन, गर्नेछ भनेर मात्रै छ। नगर्दा के हुन्छ त्यो कुरा त छैन नि त्यस संविधानमा। अब इसी के भीतर न जाइए, ये सब तैयारी है सबका। देखिए 5 दल ये सब मिली भगत है, इसी का व्याख्या होने अब सर्वोच्च जाएगा। सर्वोच्च में चोलेंद्र शमशेर जंग बहादुर जी का प्रवेश होगा और देखिए वहां से क्या क्या होता है, वो क्या क्या होता है। काहे नहीं लोग सड़क पर आ रहे हैं? ये 5 दल के लोग जो भेजे हैं और जिनकी बेइज्जती हुई है अभी साहब, जो जिनके हस्ताक्षर से प्रमाणित होने गया था और राष्ट्रपति ने सीधा मुंह पे तमाचा मारा है ना, दोनों सदन के ऊपर तमाचा है ना राजनीतिक शब्दों में, तो ये लोग सड़क पर क्यों नहीं आ रहे हैं? सुनिए, मैं प्रमाणित करता हूं आपको, काहे नहीं आ रहे हैं सड़क पर। न्यायालय कल राष्ट्रपति ने थ्रेट किया है, यह मैं अंडर करेंट भीतर का बात बताता हूं। राष्ट्रपति ने कहीं कहीं से इन लोगों को थ्रेट कर दिया है कि आप लोग इधर उधर करोगे तो मैं अभी राष्ट्रपति हूं, सदन समाप्त हो चुका है, मैं तुमको अलग चुनावी सरकार बना दूंगा। अलग चुनावी सरकार बनाने की तैयारी चल रही है और अलग चुनावी सरकार यदि देश में बनेगी तो समय पर चुनाव भी नहीं होगा, समय पर चुनाव नहीं होगा, संहिता समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह के षड्यंत्र में, लेकिन ये सब तो होगा, ये सब तो राजनीतिक बात है। इस देश में 10 वर्ष 15 वर्ष पर तमाशा होता है, ये तमाशा हो, लेकिन इन तमाशाओं के बीच आज हमारे 5 लाख 7 लाख बिना नागरिकता के जो हमारे भाई बंधु हैं, उनके भविष्य का क्या होगा? एक प्रश्न हुआ है। दूसरा प्रश्न, इन लोगों की असहमति क्या है? सभी की असहमति है। सो देख लीजिए, वोट लेने के लिए कोई कह दे कांग्रेस के और माओवादी के लोग कि ना वो भारतीय बेटी और नेपाल की बहू को, भीतर में सबको है 7 वर्ष वाला। 7 वर्ष की जो बात है, 10 वर्ष का बात, ये सबके मन में है। मैं कहता हूँ साहब, ऐसा कहीं प्रयोग हुआ है? ठीक है, इसमें ये लोग लिख लेकिन भीतर में है। ऐसा प्रयोग होता है, जो बच्ची, जो लड़की, जो बेटी कहीं की बहू बनने आती है, वो अपना समाज छोड़ती है, वो अपना मित्रता छोड़ती है, वो अपना माता पिता छोड़ती है, वो अपना वंश कुल छोड़ती है और मान लीजिए नेपाल की बहू बनती है। नया समाज का निर्माण होता है, नया कल्चर को अपनाती है और उसको आप कहिएगा कि तुमको कोई 7 वर्ष 9 वर्ष 10 वर्ष, तो ये तमाम बातें जो है, ये तमाम बात जो है सो एक नस्लीय राष्ट्रीयता का द्योतक है और नस्लीय राष्ट्रीयता को अब मिटाने का समय आ गया है। और हम निवेदन किए हैं आपको, जो कि उसका प्रस्थान बिंदु मधेश विद्रोह में हम लोग चूक गए, ईमानदारी से कहना होगा। सत्ता का मलाई काटने चले गए, शहीद के खून में खीर बना के खाने चले गए। जो लोग गए
जो लोग गए, रमन पांडे तो विगत 33 वर्ष में 33 मिनट के लिए भी किसी लाभ के पद पर न गया है और न जाने का इरादा है। तो सुन लीजिए, मां मधेश के मुक्ति के लिए काम करता हूं। हमारे जैसे हजारों युवक मधेश में मां मधेश के मुक्ति के लिए जिंदा है, अधिकार संपन्न करने के लिए जिंदा है। तो मैं आपको निवेदन करूं कि यह प्रस्थान बिंदु है, अभी भी चेतना में आवे लोग और इसको आंदोलन का स्वरूप दे, अंतिम संघर्ष की तैयारी करें और जो अधिकार, सम्मान, स्वाभिमान, पहचान, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, प्रांत की जो लड़ाई है हमारी, ये प्रांत, ये 8 जिले का प्रांत साहब, ये विकृत मधेश, बाकी को हम अनाथ छोड़ दिए। 22 जिला के लिए निकले थे ना रामसुकुल जी, 22 जिला का मधेश प्रदेश, उदयपुर, सिंदली, भित्री मधेश सहित का मधेश प्रदेश, बाकी लोगों को अनाथ कर दिया। कोसी से उधर और नारायणी से उधर के लोगों, साथियों को, मधेशियों को आपने अनाथ कर दिया और 8 जिला का मधेश प्रदेश बना के आप अपने आप में ढोलक बजा रहे हैं। ये सभी लोग फेल हो चुके हैं। जो लोग जीत के गए, सदन से लेके विधायक से लेके, सब फेल है, फेल। मैं कहता हूं सब फेल हो गया। ये गमा क्या आ गया, ये जीत के क्या आता हमारा नेता, गमा क्या आ गया। तो हम तो कहते हैं चुनाव आने वाला है, चुनाव होगा कि नहीं होगा हमको भरोसा नहीं है, चुनाव आने वाला है। ऐसा चुनाव में जो हमारा अधिकार नहीं लेके आया, जो सत्ता और भत्ता में लिप्त हो गया 5 वर्ष तक साहब, जो बजट लूटता रहा, जो 40 से 50% कमीशन लूटता रहा, ऐसा नेता से कौन काम, ऐसा नेता से कौन काम। पार्टी तो सिर्फ साधन है ना साहब, साध्य तो हमारा मधेश का स्वाभिमान पहचान है। पार्टी तो सिर्फ साधन होता है, साधन होता है। आप इस माइक को लगाए हो, वही माइक खराब हो जाएगा, दूसरा माइक बदल दीजिएगा। विषय तो क्या है कि विषय जिस इश्यूज को हम प्राप्त करने निकले थे, उस मुकाम को हम गमा के आ गए, सत्ता और भत्ता में लिप्त होके, कमीशन में लिप्त होके समय बर्बाद करके आ गए। आपने संघर्ष नहीं किया। आप संघर्ष किए होते तो मजाल था कि कोई हमारा हक अधिकार रख लेता। 78% का राजस्व देने वाला हम मधेसी समुदाय साहब, 78% का राजस्व दाता, पूरे मधेश में सिर्फ 22% का रिटर्निंग काठमांडू से, नस्लीय सिंह दरबार से, और मध्य प्रदेश में सिर्फ 12%, और उस 12% में भी 40 से 50% का भ्रष्टाचार। उपभोक्ता समिति बना लो। विकास के लिए आपको हम भेजे थे कि अधिकार के लिए भेजे थे? विकास तो हम बजट लाएंगे जिस दिन 53% हमारा अधिकार है, एकदम वहां पर कलम के जनता का वहां पर उपभोक्ता समिति बनेगा या ठेका प्रथा से पारदर्शी तरीके से विकास। आजकल हम देखते हैं फेसबुक वगैरह पर आता है, मीडिया वगैरह पर, इस स्कूल में भवन बना दिया, इस कॉलेज में भवन बनवा दिया, ये सौंदर्यीकरण करवा दिया। अरे ये सब तो ऐसा ही हो जाएगा। सौंदर्यीकरण क्या करते हो? अधिकार का हिसाब दो ना। अधिकार का क्या, अधिकार का तुमने क्या किया? जहां भेजे थे, जहां जनता भेजी थी, हमारी जनता फ्री में गए थे, सेंटीमेंट जिताया था, कोई चरित्र भी जिसके अंदर में नहीं था, और पार्टी जिसको टिकट दे दिया था वह जीत के गया था। और जीत के गया था, उसके पीछे सैकड़ों लोगों की शहादत थी, शहादत, हजारों लोग घायल हुए थे। और आप जीत के गए और अधिकार लेने के बदला 5 वर्ष समय बर्बाद करके आ गए, 5 वर्ष समय बर्बाद करके आ गए। नहीं तो हम कहते अंतिम समय में नागरिकता विधेयक क्या ये लोग किए, हमको समझ में नहीं आता साहब। और वो अंतिम समय में नागरिकता विधेयक, और जिस दिन सदन की आयु समाप्त हो रही है, वो 4 गते उसको टाइम है, 4 दिन पहले ही आप सदन का आयु समाप्त कर लेते हैं। तो ये सब जाल झेल खड़े यहाँ आमने सामने, आई टू आई, यहाँ वार्ता होना पड़ेगा क्या? यहाँ बात मैं तो यहाँ तक आह्वान करता हूँ आपके आदमी इस मधेश पानी मीडिया के माध्यम से कि मधेश के लिए संघर्ष करने वाले, पहाड़ी जनजाति के लिए संघर्ष करने वाले जितनी भी शक्तियां नेपाल में है, कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता है। सबों का एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का समय आ गया है। चुनाव का बात मत करो कोई काठमांडू में बैठ के, पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गए, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से एक सशक्त आंदोलन की तैयारी हो गई। किसी की मजाल है जो हम मध्य प्रदेश में और मधेश के सभी 22 जिला में अभी हम जब तक अधिकार संपन्न नहीं होगा चुनाव को रोक देंगे तो कोई चुनाव करवा लेगा? इतना बड़ा शक्ति है इस देश के अंदर में? कोई शक्ति इस देश के अंदर में नहीं है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय तक जानती है। स्टेटलेस रख के और नागरिकता विहीन रख के हमें तुम बर्बाद करोगे, यह सामर्थ्य और शक्ति किसी के अंदर में नहीं है रामसुकुल जी। तो मैं निवेदन करूं आपको, जो कि आप स्टेटलेस किसी को नहीं रख सकते हैं, और निश्चित रूप से आप समय आने पर आप एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करें, वो समय आ चुका है। मैं अभी काठमांडू आया हुआ हूँ, आज भी मैं 1-2 नेता से मिला हूँ, अपने शीर्षस्थ नेताओं से भी मैं आग्रह कर रहा हूँ, हमारे शीर्षस्थ नेता लोग इस बात को समझें, सुने। खास दायित्व है हम लोगों पर। हम लोग मधेश इश्यूज को
इस अधिकार पहचान के लड़ाई को बरसों वर्ष से उठाते आ रहे हैं। हम लोगों ने अपनी जिंदगी लगा दी, अपनी जवानी लगा दी, हजारों शहादत और घायल लोग हो गए। एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो इस इशूज पर, और नागरिकता समस्या से लेके इस देश में जहां भी भेदभाव है, जिस तरह की असमानताएं हैं, इस पर एक निश्चित रूप से एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से निष्कर्ष निकले। एक बार मैंने आपसे और भी निवेदन किया था कि सबसे बड़ी नस्लीयता की जड़, या नस्लीय धरती काठमांडू है साहब। काठमांडू से राजधानी परिवर्तन करो, मधेश में ले चलो, मधेश पहाड़ के बीचों बीच ले चलो, नवलपरासी और नारायण घाट ले चलो। ये काठमांडू राजधानी परिवर्तन की बात क्यों नहीं हो रहा है? तो काठमांडू से राजधानी परिवर्तन 14 पहाड़ी जिला से घिरा हुआ है काठमांडू उपत्यका, खाडल, गड्ढा, ये सब नस्लीयता का जड़ है, ये सब नस्लीयता का जड़ है। कुर्ता पैजामा बंडी और झोला टांग के जब चलता हूं तो एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता जो हमको कहता हाँ इंडिया से है, कहाँ घर है, तो हम कहता हाँ बिल्कुल भारत से है, भारत हमारा पूर्वज राष्ट्र है, भारत के जनकपुर से हूं। तो हम आपको कहते हैं कि राजधानी भी बदलना पड़ेगा। तो समग्र में एक किस्ता में लड़ाई लड़ने से कुछ नहीं होगा। ये झूठे के 4 आदमी को टिकट दिया, उसको दिया, सिटिंग गेटिंग किया, फलाना चिलाने, इससे कुछ नहीं होगा। समग्र मुक्ति के लिए बिगुल बजाना पड़ेगा, समग्र मुक्ति के लिए बिगुल बजे, और अधिकार पहचान स्वाभिमान सम्मान सहित का संहिता का निर्माण हो, और जिसमें सबों का अधिकार सुरक्षित हो और सबों के अपनत्व का संविधान का निर्माण हो। वर्तमान संविधान फेल हो चुका, इसका भी इस देश में कोई काम नहीं है। यह संविधान बर्बाद हो गया, इस संविधान को राष्ट्रपति स्वयं जला दी है, अब जनता मानने के लिए विवश नहीं है। यह संविधान समाप्त, नया संविधान का निर्माण हो, जिस संविधान से सभी जात, जाति, भाषा, धर्म, समुदाय, लिंग सभी का अपनत्व रहे, ऐसा संविधान का निर्माण होना चाहिए। राम सुपुर जी, यही मेरा निवेदन होगा। हजुर, हस्, हाम्रो कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मधेश मीडिया परिवार को मेरा आभार, धन्यवाद। हजुर, मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो संस्थापक मधेसवादी नेता एवं हिन्दी भाषा अभियानी रमन पाण्डे। उहाँ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय नेता समेत हुनुहुन्छ।